बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के एकलव्य सीरीज के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए पॉलिटी के बीपीएससी टीआरई के टीचर भर्ती के जो है 150 महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो टीचर भर्ती में ही पूछे गए हैं। कल हमने जो है आपके लिए पॉलिटी का मैराथन लेके आए थे, जिसमें आपको एनसीईआरटी से चीज़ें समझाई गई थी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको दिए गए थे और साथ में काफ़ी सारे उसमें प्रश्न भी थे जिससे आपको मदद मिली होगी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो प्रश्न कराए जाएंगे ये सारे के सारे जो है बीपीएससी के द्वारा टीचर भर्ती में पूछे गए हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीआरटी से लेकर पीजीटी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नए जुड़े हैं, हमने एकलव्य सीरीज़ के पहले और तीसरे एपिसोड में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया है, दूसरे और चौथे एपिसोड में पीआईक्यूज़ हमने कंप्लीट किया। बाकी इसके अलावा और भी सारे पीआईक्यूज़ आएंगे। इसके अलावा जो नए हैं वो 2000 पीआईक्यूज़ की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं एकलव्य सीरीज़ में। और इसके अलावा आप शॉर्ट्स ज़रूर देखें, शॉर्ट्स को फिर से हमने एक्टिव कर दिया है। अब डेली आपको जो है 3 से 4 शॉर्ट्स आपको वीडियोस दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जब हमको समय मिलेगा हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ले आएंगे। और अभी तक 14 एपिसोड हो चुके हैं बिहार स्पेशल शॉर्ट्स के, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो उनको आप ज़रूर देख लें। चैनल पर जाके शॉर्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। प्रश्न पहला, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो नीति आयोग जो कब अस्तित्व में आया था, तो आंसर है 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग की बात करें तो ये किसके स्थान पर आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग को बनाया गया था। योजना आयोग कब आया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होता है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ये चीज़ क्लियर है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है। इसके अलावा आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंग्लिश में ही है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI नीति, और बाकी आयोग मतलब कमीशन, आप जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। फिर है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को पहले अलग से पेश किया जाता था, लेकिन जो है 2017 के बजट में इसको आम बजट से मिला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए नीति आयोग जो है यहाँ पे जिम्मेदार है। साथ में नीति आयोग से रिलेटेड आपको ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है भारत में? एक तो ये वर्ल्ड स्तर पे होता है, ये जो इंडेक्स होता है MPI का, विश्व स्तर पे जो है किया जाता है, एक भारत में किया जाता है। तो भारत में नीति आयोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ करता है, जिससे जो है प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रूस से और क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत अधिकार लिए गए हैं, मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है संविधान की प्रस्तावना ली गई है, संविधान की प्रस्तावना ली गई है। बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, कानून का शासन, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करें, अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आपको यहाँ पे पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और हमने अभी बात किया था कि पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया था, तो जो है रूस से लिया गया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। और ये आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन से दिख रहे होंगे, लेकिन आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये पूछा उधर भी गया है। अब बस आपके काम का इसीलिए यहाँ पे रखा गया है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी के आने वाले अभी मिलेंगे जो पूछे गए हैं टीआरई में।
तो फर्स्ट FIP जो है आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच में था और इसको जो है हेरड डोमार मॉडल बोला जाता है। हेरोड डोमार मॉडल पे ये आधारित था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहला पंचवर्षीय योजना भारत का 1951 से 56 का किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोड डोमार मॉडल पर। और इसमें कृषि को जो है ये कृषि आधारित मॉडल था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए पहला पंचवर्षीय योजना लाया गया था। लेकिन जब पहले में कृषि को प्रमोट कर दिया गया तो फिर दूसरे की जब बात आई तो ये बोला गया कि अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे, यानी सभी का बात करेंगे कृषि के अलावा भी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई 1956 से 61 के बीच में। 5 वर्ष का योजना था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी या महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1969 में, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर आते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना अभी हमने बात किया था कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा बात करें जापान से, तो जो है जापान से क्या लिया गया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। विधि के द्वारा स्थापित शासन जापान से लिया गया है। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध, आपात उपबंध जो है जिनको इमरजेंसी प्रोविजंस बोलते हैं। जर्मनी का जो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बीमर संविधान बोलते हैं, उसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से लिया गया। इंग्लैंड के बारे में हमने बात कर लिया है। और अगर पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा, अगर संविधान की प्रस्तावना पूछेगा तो आंसर USA है। लेकिन अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये फ़र्क है तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप होता है, तो हमने आपको पॉलिटी की NCERT पढ़ाई है, तो वहाँ पे बताया भी था कि अधिक उत्तरदायी होता है अन्य जो तरीके हैं सरकार चलाने के, चाहे वो एक तंत्रात्मक व्यवस्था हो चाहे राष्ट्राध्यक्षीय हो। तो लोकतंत्र जो है सबसे अधिक उत्तरदायी है अगर हम तुलना करते हैं सभी से। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है। विशिष्टता क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग जो है जगह से लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग होते हैं एक देश के, जो मिलकर फैसला लेते हैं। यहाँ मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा होता है। कैसे होता है, तो जो है लोकसभा और राज्यसभा में या बोले तो संसद में चर्चा होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोकतंत्र का सरकार का एक बेहतर प्रारूप क्यों है, तो ये सभी इसके रीजंस हैं। और हम आपको बता रहे हैं, आपको अगर किसी राजनीतिक दल के साथ में या राजनीतिक दल के विरोध में कोई बात है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन आप उस हिसाब से प्रश्न को मत लगाने लगिएगा कि आज के सरकार की बात कर रहा है या कल के सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना, आपको थियोरेटिकली सोचना है, सिद्धांतिक रूप से सोचना है कि लोकतंत्र सरकार का बेहतर प्रारूप क्यों है। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने रहते हैं। आपको रिलेट नहीं करना है कि आज की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से नहीं रिलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, और उन्हीं की सलाह से जो है प्रधानमंत्री की सलाह से, जो कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, उसकी सलाह से राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये सलाह देते हैं। और सिंपली कहिए तो प्राइम मिनिस्टर ही सलाह देते हैं, बस वो काउंसिल मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है इन्हीं के माध्यम से अपने अधिकारों का निस्तारण करते हैं। और भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ किसको बोला जाता है, तो ये भी राष्ट्रपति को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भारत में, आज़ाद भारत में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और हम यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहे होते हैं आपको भी लिख लेना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जब रिकॉर्ड हो जाए, ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं और रिकॉर्ड होने के बाद ही हट जाता है, जैसे भी हमने हटा दिया हट जाएगा, ये इस पर छपा नहीं रहेगा कि PDF पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है, तो आंतरिक मामलों का विनियमन,
पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। तो दल विरोधी कानून आपको बहुत अच्छे से पता है कि पार्टियों में जो अदला बदली होती है उससे रोकने के लिए जो है संशोधित करता है या रोकता है। तो पार्टियों से में दल बदल को रोकता है, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पहले बहुत आसानी से भाग जाते थे, लेकिन दल विरोधी कानून के द्वारा एक निश्चित मात्रा तय कर दी गई कि जब तक इतना लोग अगर नहीं छोड़ेंगे किसी पार्टी को तब तक दल जो है मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा। तो दल विरोधी कानून कब आया था? दल बदल विरोधी कानून आया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है, जनता द्वारा है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। तो ये अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको हेडमास्टर हेड टीचर का पेपर कराया था, उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार। तो आप देख सकते हैं सब प्रश्न रिलेटेड है। आप बस अगर बीपीएससी हम आपको जितना क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप उतना क्वेश्चंस करके चले गए, उतने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ के चले गए, तो आपको मैक्सिमम जीएस के प्रश्न वैसे ही मिल जाएंगे। बात करें मैथ रीजनिंग की, जितने हमने 200 प्लस पीआईक्यूज आपको कराए हैं, जो कि और कहीं किसी चैनल पर नहीं कराए गए हैं, तो ये सब आप कंप्लीट कर लें तो आपको मैक्सिमम चीज़ें परीक्षा में मिल जाएंगी। लेकिन बस बात होता है कि आप कॉन्फिडेंस कितना है इस चीज़ को लेकर। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हमारा इतना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। हम किसी को लिख कर गारंटी नहीं दे सकते, बार बार बता रहे, किसी को लिखकर हम गारंटी नहीं देते कि हम आपको सफल बना देंगे। एग्ज़ाम आपको देना है, आप पढ़ के भी गए, लेकिन फिर भी अगर कई बार परीक्षा के दबाव में आपने गलत कर दिया तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, सबसे कम समय में दे रहे हैं। एक दिन में 2 क्लासेस आती हैं, मैक्सिमम 2 क्लासेस आती हैं। 2 क्लास के बीच में 8 से 10 घंटे का गैप तक हो जाता है। आप उस 8 से 10 घंटे में क्या करते हैं, ये आपकी सफलता को निर्धारित करता है। अगर आप उस 8 से 10 घंटे में एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, जितना आपको बताया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको नोट्स दिए गए उनको पढ़ते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और अगर आप उस 8-10 घंटे में इधर उधर 10 यूट्यूब चैनलों पे जा के देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी आपको सफल बना सकती है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन बात होता है कि लोगों को एक कंटेंट से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन मेन बात है कि आप एक सोर्स को फॉलो करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा समय भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप समझिए। अब आते हैं तो जो है शिक्षा का अधिकार जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था संविधान में। मूलभूत अधिकार में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। और 21 से किसके अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है। और 21 के बाद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। फिर समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 से 18 है। इसके अलावा अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23-24 है। और इसके अलावा बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28। फिर जो है संवैधानिक उपाचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। कुल महत्वपूर्ण 6 मूल अधिकार हैं संविधान में, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा बात करें जब भारतीय संविधान बना था तब कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तब 7 थे। जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है। तो अब जो है कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद फिर जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों का 29-30, और बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 जो है मौलिक अधिकार हैं आपके संविधान में। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए थे? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपको बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे।
कल हमने डिटेल में इनके बारे में देखा भी था, पढ़ा भी था। और 11वां टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? तो कुल 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? तो वही 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो शरद चंद्र बोस ये भी थे, सरोजिनी नायडू जी ये भी थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो ये भी थे। और तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी के सभी संविधान सभा के सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया विंस फ्रीडम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या वित्तीय मामलों से संबंधित है? तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में दिया गया है। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। वित्तीय मामलों से संबंधित है, ठीक बात है। केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी ठीक बात है। केवल लोकसभा में इसको लाया जा सकता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जिनको सभापति यहाँ बोला गया, तो लोकसभा स्पीकर की प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? तो 3 गलत है। राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है, तो 3 गलत है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए सही से, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। केवल 3 ही गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है। लेकिन पूछा कौन सा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको ऐसे प्रश्नों में घबराना नहीं होता है, आपको ये चीज़ गौर करनी होती है। अगर आप यहाँ पकड़ लिए तब नहीं दिक्कत है। कई लोग तो सत्य और असत्य में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप जब असत्य है तो आप समझिए कि गलत है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको उसको आंसर लगाना है। कई लोग गलती कर जाते, देखते नहीं, सत्य असत्य भी नहीं देखते। कई लोग को नहीं दिखता है ना, आँखों का धोखा हो जाता है। कई बार नहीं शब्द नहीं दिखता, बाद में जब परीक्षा दे के आते तो पता लगता है अरे यहाँ तो नहीं था। फिर भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है, बात करें तो भारतीय उच्चतम न्यायालय हमने अभी बात किया था 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो आपको ध्यान रखना। और आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि विकल्प दिया नहीं गया। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? 25 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? तो रंग भेद के बारे में हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया था कि दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1989 में रंग भेद को बहुत तगड़े से एक आधिकारिक तौर पे सरकार ने फॉलो किया था, जो वहाँ पे गोरों की सरकार थी। और उसका विरोध करते करते हुए जो है वहाँ पे जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस भारत में थी, तो वैसे ही जो है वहाँ पे कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई गई थी, एक पार्टी बनाई गई थी। किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा। और नेल्सन मंडेला ने जो है इसके विरोध में आंदोलन चलाया था, जेल में भी रहे थे काफ़ी साल। फाइनली 1994 में जो है रंग भेद से मुक्ति मिलती है दक्षिण अफ्रीका को। हमने सब आपसे बात किया क्लास में। 1994 में मुक्ति मिलती है और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं नेल्सन मंडेला। और वहाँ से चीज़ें जो है सही होना स्टार्ट होती है। फिर कुछ समय के अंतर्गत ही दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व को जो है लोकतंत्र का एक बहुत तगड़ा मैसेज देता है, और जहाँ से भारत ने भी काफ़ी सारी चीज़ें दक्षिण अफ्रीका से ली हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने आपको बताया था एनसीईआरटी में मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, स्पेशली प्राइवेसी को लेकर, निजता को लेकर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार इलेक्शन भी हुआ, तो राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा जो है 5 जून को क्या मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। ये सब चीज़ें आपको डिस्कस किया गया है, हमने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट डेज बताए थे। थोड़ा आप भी जो है एक्सरसाइज कीजिए अपने माइंड का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 अस्थायी होते हैं। 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो ये बात सही है, ध्यान रखिएगा। परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। और अस्थायी कौन कौन से सदस्य हैं? तो आपको पता है, अस्थायी सदस्य जो है बात करें तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। तो ये जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका जो चुनाव होता है, जो जनरल असेंबली होती है, सामान्य सभा होती है संयुक्त राष्ट्र की, उसके द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव होता है।
प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए हाफिज़ सईद हैं पाकिस्तान में, भारत के रडार पर हैं हाफिज़ सईद। अब भारत जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में लेके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा कि हाफिज़ सईद के खिलाफ हमको प्रस्ताव लेके आना है, हाफिज़ सईद को जो है इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए, इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए। लेकिन चूंकि चीन जो है पाकिस्तान को समर्थन देता है, तो चीन क्या करता है, चीन बार बार वीटो पावर ले आता है, वीटो शक्ति ले आता है। और कोई भी एक सदस्य अगर वीटो शक्ति ले आएगा तो कोई भी प्रस्ताव पारित हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सदस्य के पास, पाँचों जो सदस्य हमने आपसे डिस्कस किया है, चाइना भी उसमें है, तो उन पाँचों सदस्यों को मिला लीजिए, सबके पास अपनी अपनी वीटो शक्ति होती है। फिर है IMF एवं विश्व बैंक, इसकी निधिकरण एजेंसियां, तो ये गलत है, तो ध्यान रखिएगा। IMF और विश्व बैंक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है ये जो है एजेंसियां नहीं है, तो परिषद की बात कर रहा है, तो इसकी एजेंसियां नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। तो चुनावी कदाचार का मतलब होता है बैड प्रैक्टिस, जो चुनाव के समय में गलत काम किए जाते हैं नेता नगरी लोगों की तरफ से लोगों को प्रभावित करने के लिए। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तो ये बात बहुत ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस आने को थे, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझने के तौर पर कि जो है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टी सरकार में रहे। इलेक्शंस एकदम सर पे थे, उस समय जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, ED CBI एकदम तगड़े से एक्टिव है। तो कहने का मतलब यही है कि एक तरफ सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था और कुछ ज़्यादा हद तक किया जाता था, तो नुकसान भी हुआ इसका, वो अलग बात, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये चुनावी कदाचारों में इसको काउंट किया जाता है। जब ये कब होता है, जब इलेक्शंस के टाइम में होता है। बस बात यही रहता है कि इसको मानने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो चुनावी कदाचारों में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का हमने एक आपको उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। फिर वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, तो ये तो आपको पता है गलत काम है, तो पहला दूसरा गलत काम है। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये तो बात ठीक है कि दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास तो रखा जा सकता है कि हाँ, जैसे अब मोदी जी को विश्वास था कि हमें इतनी सीटें आएंगी लेकिन नहीं आई, तो विश्वास तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया गठबंधन को विश्वास था कि हमें जो है 300 सीटें आएंगी, तो वो भी नहीं हुआ। तो लोक समर्थन का विश्वास तो कोई भी कर सकता है, दल गठबंधन कोई भी कर सकता है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो पहला दूसरा यहाँ पे जो है चुनावी कदाचार के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और हमने आपको कई बार बताया कि उपयुक्त में से एक से अधिक 2 भी आंसर सही हो सकते हैं और 3 भी सही हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों सही हों। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी। तो मंडल आयोग आपको बहुत अच्छे से पता है, OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। और मंडल आयोग जो है ये द्वितीय पिछड़ा आयोग है, द्वितीय पिछड़ा आयोग है। पहला पिछड़ा आयोग कौन सा था, तो पहला पिछड़ा आयोग था काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। अभी आगे प्रश्न आएगा, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है, तो आप बताइए कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। तो हमने आपको कल भी समझाया था कि संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और किसको कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो जो है संवैधानिक उपाचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपाचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसको, इस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। और अगर आपसे केवल प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन अगर इन जैसे यहाँ तो क्लियर दे दिया गया हृदय और आत्मा, तो आपका आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है ये अपने आप में मौलिक अधिकार है, और ये अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हम जो है, जो उल्लंघन हुआ जिन अधिकारों को, हम बहाल करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो इसलिए इसको जो है ऐसा बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, तो अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष आपको पता है कि अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, तो ये अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं, सभी के लिए ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 सभी के लिए है। संवैधानिक उपाचारों का अधिकार 32 से भी सभी के लिए, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो संस्कृति का संरक्षण अभी ऊपर ऑप्शन में आया था, तो वही था अल्पसंख्यकों का संबंधित अनुच्छेद 29-30। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, तो ये बात ठीक है। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। हमने कल आपसे बात किया था क्लास में कि जो है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली सभा होती है या पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद से वो लगातार अध्यक्ष रहे। तो जुलाई 1946 में प्रथम सभा हुई, गलत है। इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण और विधियों का विग्रहण किया, तो ये भी बात ठीक है। तो संविधान सभा के बारे में बात करें तो जो है पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, और इसके बारे में हमने कल आपको एनसीईआरटी का जो सारांश बताया था चैप्टर का, वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी गई थी कि 1935 के द्वारा स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया था। तो 1935 के अधिनियम का प्रयोग किया गया था, ये बात सत्य है। 1935 में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची, तो पहली बात सूचियाँ जो है कहाँ पे रखी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अनुसूची संख्या 7 में इनको रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों को रखा गया है। केंद्र सूची, जिस पे केंद्र केवल सरकार बना सकता है, केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है। राज्य सूची, जिस पे राज्य सरकार केवल कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। लेकिन अगर विरोधाभास होगा तो बात किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार बड़ी है, कह लीजिए। तो समवर्ती सूची में बात करें तो जंगल शामिल है, कृषि जो है और पुलिस, ये राज्य विषय हैं। तो ध्यान रखिएगा, कृषि और पुलिस राज्य विषय हैं। और राज्य विषय का मतलब है कृषि और पुलिस से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो केवल राज्य सरकार बना सकती है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में आप देखते हैं तो दिल्ली में पुलिस किसकी है, केंद्र की है। क्यों है, क्योंकि वो केंद्र शासित है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस वगैरह किसकी रहती है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। जंगल की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये सभी जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है किस में ऐड कर दिया गया था, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था, चूँकि कानून वगैरह बनाए जाने थे, ज़रूरत थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है, तो आप समान है, पारिश्रमिक है, अधिनियम है। तो समान पारिश्रमिक मतलब होता है समान वेतन देना, समान पारिश्रमिक देना। तो आप उसी से समझ लीजिए, ऑप्शन जो है कानून के नाम में ही दिया गया है, तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन। महात्मा गांधी कहा करते थे कि किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता था। हालांकि इनके धर्म से तात्पर्य कुछ अलग था, आज के डेट में नहीं है, जो जनरली राजनीतिक पार्टियां फॉलो करती हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। तो क्या लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं होता है, भारत में लोकतंत्र होता है, तगड़े से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा था। तो भ्रष्टाचार रहित है, ये गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, क्या लोकतंत्र को अनियमित है, नियमित नहीं किया गया, तो बिल्कुल लोकतंत्र को नियमित किया गया है। लोकतंत्र का नियमन किससे होता है, भारत से ही तुलना कर लीजिए तो संविधान के द्वारा। संविधान में जो कानून लिखे गए हैं, सब कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, तो संविधान के द्वारा जो है लोकतंत्र को नियमित किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, तो ये बात सही है। तो लोकतंत्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही, तो ये सही। कन्फ्यूज मत होइएगा, लोकतंत्र क्या करता है, कई बार जो है अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। जैसे कृषि कानून आए थे, लगभग 1-1.5 साल तक आंदोलन चला, काफ़ी लोगों की जानें गई, उसके बाद जाके सरकार जागी और फाइनली कृषि कानून को रद्द किया गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कानून लाने से पहले जो ऐसा कानून जो बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करता हो, किसी समाज के किसी भी वर्ग को प्रभावित करता हो, उसकी राय भी लेना आवश्यक है। तो कई बार जो है लोगों की मांगों को अनदेखा कर देता है। हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, आप इसको हमसे किसी पार्टी के अगेंस्ट में या जो है किसी के पक्ष में वो मत समझिएगा। हम सभी के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना व्यक्तिगत आपको नहीं दे सकते, आपको बस एक उदाहरण दे रहे हैं।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये सही है। कई बार सरकारें ऐसा कर जाती हैं, और जबकि सही तरीका क्या होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा चीज़ है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो जो उससे प्रभावित है कम से कम उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके जो ओपिनियन है सरकार को मांगे जानी चाहिए, सुझाव मांगे जानी चाहिए जनता द्वारा। बाकी बी और सी गलत हैं, तो ये हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने में शामिल होते हैं। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा वोटिंग करते हैं, डिबेट करते हैं, तो कानून बनाने में योगदान होता है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। तो नीतीश जी आप बिहार के केंद्र सरकार में एनडीए को सपोर्ट दिए हैं, तो सहयोग कर रहे हैं। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी नहीं निभाई जाती, तो यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर यहाँ पे सी लग रहा है। तो डी जो है इसका यहाँ पे कि उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मुद्दों पर विचार और मत समान हो राजनीतिक दलों के। तो राजनीतिक दल द्वारा कानून बनाते हैं, तो ये तो निभाया जाता, पूछा गया नहीं निभाया जाता। एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो ये भी सही है। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ए और बी सही लग रहे हैं। सी आपका आंसर जो है सभी के मतलब हर सभी मुद्दों पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एकमत होंगे। तो यहाँ पे सी यहाँ पे आंसर ज़्यादा बेटर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होगा? तो इसमें से काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। आंसर फिर भी 8% है। हम इसको आपको समझा दे रहे हैं डिटेल में, समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? राज्य पार्टी बनने के लिए, यानी राज्य में पार्टी बनने के लिए, राज्य में पार्टी का दर्जा पाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होगा? तो ये आंसर है 8%। 3 कंडीशंस हैं, तीनों को आइए देख लेते हैं एक करके। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करता हो। तीनों में से किसी एक को पूरा करना होगा। कौन कौन से हैं? दल ने राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो, तो 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो प्राप्त किया हो, या हो सकता है फिर लोकसभा के लिए, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ हो आम चुनाव में, तो दल ने, उस पार्टी ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो। फिर राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। तो जो आपसे कह रहे थे कि 6% आंसर होगा, तो 6% मत प्राप्त करने के साथ में एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट पर जीत भी दर्ज करना होता है। तो 6% अकेले नहीं है कि 6% ले आए आपको राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 6% मत प्राप्त करने के साथ में आपको एक लोकसभा सीट भी प्राप्त करनी होगी। अगर एक लोकसभा सीट नहीं प्राप्त कर पाए तो 2 विधानसभा सीट लानी पड़ेगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप एक तरफा कैसे ला सकते हैं? तो राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया। अगर आप कुल 8% मत प्राप्त कर लिए, कुल एक तरफा 8% मत किसी तरीके से प्राप्त कर लिए, तब भी आपको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा याद रखिएगा, पहला दूसरा छोड़ दीजिए। तो दूसरा क्या है? 6% मत प्राप्त करना है, लेकिन साथ में आपको एक लोकसभा सीट लाइए, नहीं तो 2 विधानसभा सीट लाइए। फिर नहीं तो 8% वोट ले आइए विधानसभा या लोकसभा की। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में आंसर केवल पूछा था कि 6, 8, 10 जो भी है, तो आप उस केस में क्या आंसर लगाएंगे? तब आप बोलेंगे 8%, क्योंकि विधानसभा का पूछ रहा है कि विधानसभा का कितना वोट ले आए तो राज्य पार्टी बन जाएगा। तो विधानसभा का 8% ले आएगा तो राज्य पार्टी बन जाएगा। क्लियर है? और 6% के साथ में कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, आंसर 8% है। और यहाँ पे राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोट की बात की गई है कम से कम, तो कम से कम 8% लाना पड़ेगा। फिर जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और ये किसके माध्यम से किया गया था? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। तो इसके माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है, और इसी को बोला जाता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों में दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जो है पंचायती राज व्यवस्था को ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। और कल हमने बताया था आपको कि जो है स्थानीय स्वशासन को जो है पहला लोकतंत्र का पहला स्कूल भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ से ही लोग जो है लोकतंत्र को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कोई एक मान लीजिए बहुत पहले ग्राम प्रधान बना है,
ग्राम प्रधान बना है, आगे चल के विधायक बनेगा, आगे चल के भारत की संसद में जाएगा, तो ये चीज़ है। तो सभी के लिए पहला स्कूल कौन सा हो जाता है? लोकतंत्र का स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कल हमने आपको बताया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो याद कीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग से संबंधित है 148। महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक करके है। फिर आगे बढ़ते हैं, और भारतीय निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 25 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, कल भी हमने प्रश्न देखा था, तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पुनः पात्र होता है? तो कितनी बार भी, कितनी बार भी, कितनी बार भी बन सकते, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी बन सकता है कोई भी। अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं, यूएसए में 2 बार बन सकते हैं। तो इसलिए जब 2 बार थे बराक ओबामा जी, तो तीसरे बार वो नहीं खड़े हुए, क्योंकि संविधान रोक लगा देता है। और ऐसा क्यों वहाँ पे किया गया है अमेरिका में? ताकि अमेरिका में ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही ना आगे जाए बहुत लंबे समय तक। लेकिन राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का ऐसा कोई केस है नहीं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुना जाता है। सांकेतिक रूप से जो है सरकार का मुखिया होता है। अधिकार कुछ खास दिए नहीं गए राष्ट्रपति को। मुख्य अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होते। तो भारत में ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कि तानाशाही राष्ट्रपति ला पाएगा, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है संविधान की तरफ से। तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, कोई भी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? बहुत अच्छे से पता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कल हमने डिटेल में बात किया था। जिन्होंने नहीं क्लास देखी, कल की क्लास देख लें, आज की क्लास देख लें, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा में प्रथम महिला सभापति थी मीरा कुमार। ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार जी जो है बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री हैं। बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री हैं, जो कि बिहार के ही थे। और बाबू जगजीवन राम जी की खास बात क्या है कि पहले श्रम मंत्री थे, और जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें भी श्रम मंत्री थे। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी पॉलिटी से पूछा गया था, हमने आपको पढ़ाया भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा का अधिकार है? तो हमने आपसे बताया था कि जो है राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल जो है 360 में बताया गया है। और वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, बिहार में तो एक साथ में लगातार लगा था। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352। आप कमेंट करके बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत कितनी बार लगा है। देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। एक तो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं है जो आपको पता है, एक से अधिक है। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो महत्वपूर्ण सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में जो है प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो आंसर BN राव। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। BN राव पहले भारतीय न्यायाधीश थे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? तो हमने आपसे बात किया था, अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका? राजभाषा का, नॉट राष्ट्रभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी की बात की जाती है, तो भारत की राजभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया। तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी? तो महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो कैबिनेट बनी थी पहली, उसमें पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी, एकमात्र महिला भी थी ये। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण है, सी राजगोपालाचारी। आपको बहुत अच्छे से पता है किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस से। कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था आज़ादी के बाद, फिर इन्होंने जो है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, सी राजगोपालाचारी ने। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने 1959 में की थी। 1974 तक पार्टी चली थी, फिर जो है तो 1959 में स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की। महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। फिर संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया था? तो कल हमने आपको प्रस्तावना में बाकायदा दिखाया था कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, कब अंगीकार किया था, कब स्वीकार किया था। तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को प्रभावी किया गया है।
संविधान को लागू किया गया पूरे भारत में? इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने अध्यक्ष पढ़ा है, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। उपाध्यक्ष की जब बात करेगा तो एच सी मुखर्जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, कल भी हमने आपको बताया था, एच सी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से हमने बात किया था कल। कनाडा के संविधान से हमने देखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति है जो भारतीय संसदीय व्यवस्था में, जिसमें केंद्र को ज़्यादा मजबूती गई है, तो मजबूत केंद्र के जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट कनाडा के संविधान से लिया गया है, गवर्नर जो कि केंद्र का एजेंट होता है। फिर ब्रिटिश संविधान से हमने कल बात किया था, संसदीय व्यवस्था, आज भी बात किया, तो संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जब आया तो चूंकि ये किसके लिए था? पंचायती राज के लिए। पंचायती राज कहाँ पे? गांव, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्शंस भी तो कराने होंगे, तो इलेक्शंस कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी आया, लेकिन पहले ही चूंकि 73वां आया तो 73वें में जो है राज्य चुनाव आयोग की बात की गई, 74 में भी बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। राज्य चुनाव आयोग का संबंध इसी से है, और राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि जो है पंचायती स्तर पर या स्थानीय स्तर पर चुनाव को संपन्न कराना। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार सत्य बात है, 18 वर्ष या उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति हो वोट दे सकता है। बहुदलीय व्यवस्था है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तमाम तरीके की तो पार्टियां हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, तो ये भी है। यहाँ भी आपको अपना पूर्वाग्रह नहीं लाना है कि अरे निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र नहीं है, सत्ता पार्टी की बात में, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पे थियोरेटिकली पूछा जा रहा है, भारत में चुनाव के संबंध में पूछा जा रहा है। अब चुनाव के संबंध में संविधान ने क्या बनाया है? संविधान ने निर्वाचन आयोग को तो स्वतंत्र बनाया ना, वो पार्टी कैसे इस्तेमाल करे आपको उसके हिसाब से पूर्वाग्रह पर नहीं जाना है। तो संविधान ने स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया, निर्वाचन आयोग बनाया है या चुनाव आयोग बनाया है, तो ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो परमादेश, अभी हम आगे डिटेल में 5 प्रकार के रिट होते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, अभी हम देखते हैं उनको। तो परमादेश क्या होता है? तो न्यायालय इसमें देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा कर रहा है या नहीं, और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है परमादेश के अंतर्गत देखी जाती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम डिटेल में भी 5 रिट के बारे में देख लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने कल बात की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है? जब आपको पता है 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो 324(1) किससे संबंधित होगा? उसी से ही होगा। तो 324(1)(2), तो जब 1 स्टार्ट होता है तो 1 में ही वही बात की जाती है जो जिसके बारे में है, जो थीम होता है 324। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग से, तो 324(1) में पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया जाएगा कि पूरे भारत के लिए भारत निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा करके, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? तो किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? तो आंसर था केरल। केरल में चुना था। आप नाम बताइए उस पार्टी का, या हमने आपको पढ़ाया भी इससे पहले। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आधारभूत संरचना सिद्धांत मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। कल हमने आपको क्या बताया था कि इसको केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था भारतीय संरचना सिद्धांत का। तो केशवानंद भारती मामले में 1973 में फैसला दिया था। और यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, तो बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। न्यायिक सिद्धांत का मतलब है कि जो है न्यायालय ने दिया है, तो न्यायालय ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सही बात है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, ये भी बात सही है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आधारभूत संरचना का सिद्धांत जो है भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, केशवानंद भारती में दिया है। सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। उपयुक्त में से 1 से अधिक सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि केशवानंद भारती जो है आधारभूत संरचना सिद्धांत जो है वो किस डेट से लागू होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो किस डेट के बाद के संविधान संशोधनों पर यह लागू होता है, कमेंट करके बताएं आप। फिर अब भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। नियोजित विकास मॉडल की बात किया जा रहा है। यह मॉडल विकास
के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। यूएसएसआर मतलब रूस, रसिया, तो रसिया के मॉडल से प्रेरित था। तो हमने अभी हमने शुरू में देखा था कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर मॉडल से लिया गया था, रूस से लिया गया था। तो नियोजित विकास है, तो वही है पंचवर्षीय योजना, नियोजित विकास को ही बोला जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया था। तो हमने अभी ऊपर बताया था आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 से 56, तो 1951 में जारी किया गया, तो ये भी सही है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो हमने आपको बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे, तो हेराल्ड डोमर। तो हेराल्ड डोमर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो ये आपको समझ में आ गया। पीसी महालनोबिस जो है ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो दूसरा 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 के बीच में आया था उसके थे पीसी महालनोबिस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है पॉलिटी का। पीछे हमने जब स्टार्ट में लिया था तो वहाँ इकोनॉमी लिखा हुआ था। अब आपको पता चल गया हमने वो क्वेश्चन वहाँ क्यों रखा था, क्योंकि वो एक्चुअली में पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। अब वो इकोनॉमिक्स में आर्थिक प्लानिंग की वजह से रखा गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आंसर सी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी गलत है, गलत कथन पहचानना था। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है, तो संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय यानी संघ के लिए जो कानून बनाने की निकाय है, सभा है, उसको हम संसद कहते हैं। तो संसद के अंतर्गत लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। तो 3 चीज़ें हैं संसद के अंतर्गत। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, राज्यसभा संसद का भाग होता है, लोकसभा, 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है, तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो अन्य पिछड़े वर्गों की बात की गई है, कमीशन वगैरह की, पिछड़ा आयोग वगैरह बनाइए। तो ये सब अनुच्छेद 340 में है। और इस पिछड़ा आयोग बनाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये तभी करता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप ऐसा करिए, तभी करते हैं। बाकी अपने मन से नहीं करते राष्ट्रपति, क्योंकि जो अपने उनके कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, तो उनका प्रयोग वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की बातों को मानते हैं वो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है, तो भारतीय संविधान के संशोधन में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा संविधान के संशोधन में सम्मिलित होते हैं। और संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब तक इसको स्वीकृति नहीं देंगे तब तक ये कानून नहीं बनेगा। संविधान संशोधन तो हो गया, विधेयक आ गया, लेकिन कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति देंगे। तो भारतीय संविधान संशोधन में सम्मिलित कौन होता है, संसद, लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होती है, राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, न्यायपालिका सम्मिलित नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तीसरा गलत है। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल बात सही है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि कितना इनको तनख्वाह वगैरह देना पड़ेगा, तो बिल्कुल किया जा सकता है भारत में। समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो हमने अभी शुरू में बताया था कि समवर्ती सूची में किसका उल्लेख है, तो समवर्ती सूची में 3 प्रकार की सूचियों का, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो हमने आपको बताया था कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है। 6वीं अनुसूची में क्या संबंधित है, तो हमने आपको बताया था ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे जो बात की गई इन राज्यों में वो 6ठी अनुसूची में की गई, बाकी और सब जगह के लिए 5वीं अनुसूची में बात की गई है। 4थी अनुसूची में हमने आपसे क्या बताया था, याद कीजिए, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो सार्वभौम मताधिकार का मतलब यही होता है कि भैया कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति या लिंग से नहीं किया जाएगा, आस्था से नियंत्रित नहीं होगा, संपत्ति से नियंत्रित नहीं होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पूछा गया है नियंत्रित नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। कई बार आपका माइंड ब्लॉक कर जाता है कि अरे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कभी इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना होता है। तो सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार, यानी मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता। किसके द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जाति लिंग नियंत्रित कर सकता है, आप कहेंगे नहीं कर सकता, तो नियंत्रित नहीं होता।
सही है। आस्था से नियंत्रित हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, आस्था से नियंत्रित नहीं हो सकता है, तो सही है। संपत्ति से नियंत्रित हो सकता है, आप कहेंगे नहीं है। इस तरीके से आपको समझना, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो नियुक्ति होता है वो गवर्नर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, गवर्नर का रोल नहीं होता इसमें नियुक्ति में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। तो ए और बी सही है, आंसर फिर भी डी ही होगा, एक से अधिक सही है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, और जो भारत सरकार के यानी राज्य जो है निर्वाचन आयोग है, भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 280 संबंधित है, हमने आपको कल बहुत बार बताया था, किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? 315 से, 315 से संबंधित है। अब आप कमेंट करके बताइए बिहार लोक सेवा आयोग किससे संबंधित हो सकता है? कोई अलग अनुच्छेद नहीं बताया गया संविधान में कि बिहार के लिए अलग से कुछ, तो बिहार लोक सेवा आयोग बताइए। लोक सेवा आयोग जो राज्यों के लिए होता है वो सभी के लिए समान होता है, तो बिहार लोक सेवा आयोग आप बताइए ज़रा। फिर है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संशोधन में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें 1976 में आया था। और 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की बात करें तो ये भारत, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा सभी में भी है। और इसका मतलब होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा वोट लेके आएगा वही सरकार बनाएगा या फिर वही जीतेगा। जैसे हमने आपको सांसद का उदाहरण दिया था कि एक सांसद है, अगर 100 वोट है उसको 100 वोट मिलने हैं, और उन 100 वोटों का मान लीजिए उसको मिलता है 42% और दूसरे को मिलता है 30%, उसके बाद जो है तीसरे को मिलता है 18%। तो ये 42% ही लाया, लेकिन दूसरा तरीका होता है कि 50% से ज़्यादा लाएं तब माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में रहता है कि जिसका ज़्यादा है, वो कितना भी ज़्यादा हो कितना भी कम हो जाए, लेकिन अन्य से ज़्यादा हो। यहाँ एक केस ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि एक सांसद महोदय हैं, 10 लोग खड़े हो गए, बहुत महत्वपूर्ण लोग खड़े हो गए, 10 लोग, इनको मिला 12%, बाकी सबको मिला 10-10 करके, 8-8, 9-9, 5-5 करके, सबसे ज़्यादा इनको फिर भी 12% मिला, तब भी यही विजेता घोषित किए जाएंगे। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब। ताड़ी विरोध आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, और सभी टीआरई के प्रश्न हैं। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो ये सब जो है धन विधेयक में रखे जाते हैं, अनुच्छेद 110 में इनके बारे में बताया गया है। केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, लोकसभा को विशेष अधिकार इससे संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 14 दिन के लिए रहता है, 14 दिन के अंतर्गत जो भी करना कर लें। लोकसभा किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है राज्यसभा की बात मानने के लिए। राज्यसभा संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने चाहे ना माने उसके ऊपर है, और 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा को बहुत कम अधिकार हैं धन विधेयक से संबंधित। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं होता है? तो उदारवादी व्यक्ति लोकतंत्र में विचार में विश्वास करता है, समाजवादी भी विचार में विश्वास करता है लोकतंत्र के। कट्टरपंथी जो होते हैं वो विचार नहीं में, वो किसी भी मतलब प्रकार के शासन में विश्वास नहीं करते, उनका जो खुद का मानना होता है बस उसी की बात करते हैं। अगर कोई धार्मिक कट्टरपंथी है तो वो सोचेगा कि वह धर्म का हो, तो इस प्रकार से है उदाहरण के तौर पर। तो कट्टरपंथी जो लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं रखता है। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महत्वपूर्ण सवाल है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। तो द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? प्रताप भानु मेहता ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आप इनको जितने भी हम आपको इधर एकलव्य सीरीज में क्लासेस दे रहे हैं, लास्ट टाइम से पहले, एग्जाम से पहले कई बार देख लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, लेकिन पीडीएफ से आप पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। पीडीएफ से आप उतना अच्छा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। और भारत की संविधान सभा को किसके आधार पर बनाया गया था, निर्माण किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कल हमने डिटेल में बात किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया? तो भारत जब आज़ाद हुआ है तभी जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये कितना था, 21 वर्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तब से लेकर आज तक 18 वर्ष तक और उसके ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। पहले 21 वर्ष था, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से जो है 18 वर्ष के तक के लोग और उसके ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? तो यहाँ पे बात करें तो किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? तो ऐसा जो है श्रीलंका के केस में माना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत माना जाता है। नगर निगम उससे ऊपर होता है। छावनी बोर्ड भी जो है, ये सब छावनी बोर्ड और नगर निगम जो है शहरों में पाए जाते हैं। पंचायत गांव में पाया जाता है। तो सबसे निचला स्तर ग्रामीण का माना जाता है। तो पंचायत जो है सबसे निचला स्तर है। फिर है एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार क्या है? तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में अभी इलेक्शंस हुए थे। सत्ता संघर्ष कैसे हुआ था? चुनाव के द्वारा ही तो हुआ था। तो चुनाव क्या देता है? सत्ता संघर्ष का जो है तरीका देता है कि आप सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, आइए चुनाव लड़िए। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार चुनाव होता है। अब विद्रोह करके तो सत्ता नहीं प्राप्त कीजिएगा, गलत बात है। जन आंदोलन करके भी सत्ता प्राप्त नहीं किया जाता है। जन आंदोलन करके आप जनता को जागरूक कर सकते हैं लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ का उसके लिए आपको इलेक्शंस में जाना ही पड़ेगा। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को दिया जाता है। कारण क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। काफ़ी लंबे समय तक 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। और इस फेज में जैसे पाकिस्तान की बात करें तो 1960 तक आते आते पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन भारत जो है अडिग था। भारत अच्छे अच्छे फैसले ले रहा था सब कुछ सही करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। वो अलग बात है कि अगर 100 के 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो भारतीय लोकतंत्र को जो है गहरा करने में जवाहरलाल नेहरू जी को श्रेय दिया जाता है। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पे आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी तो 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये आंसर हो नहीं सकते। चारू मजुमदार भी आंसर नहीं, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहता? तो रॉबर्ट डहल। ये 6 से 8 और 9 से 10 के लिए प्रश्न है, केवल 6 से 8, 9 से 10, 11-12 के लिए प्रश्न है। तो पीआरटी के लिए प्रश्न काम का नहीं है। लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये भी ऊपर के लिए ही है। अभी और आगे प्रश्न आएंगे तो सभी लोग वेट करें। ये प्रश्न 6 से 12 के लिए हैं, पीआरटी के लिए अभी आएंगे प्रश्न। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी के लिए है, कॉमन है, पीआरटी के लिए भी। तो 1990 की बात कर रहे हैं। तो भारतीय राजनीतिक युग में कौन सा कथन सही है? आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। तो 1990 के बाद आप देखेंगे कि भारत में आर्थिक सुधार आए हैं। हमने आपसे इसके बारे में बात भी किया था पिछली क्लासेज में। गठबंधन सरकारों का युग है। तो गठबंधन की सरकारें भी आनी स्टार्ट हुई हैं। संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। और हमेशा ध्यान रखें जब गठबंधन सरकारें आती हैं तो प्रांतीय आकांक्षाएं में वृद्धि होती है। जैसे इस समय गठबंधन सरकार है, इससे पहले नहीं थी, गठबंधन सरकार है। तो बिहार सरकार यानी जदयू पार्टी जो है नीतीश कुमार की, वो बिहार के लिए चीज़ें मांग रही हैं कि आप हमको ये दीजिए, सरकार को देना पड़ेगा। तो प्रांतीय आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही जो है चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि हमको जो है अमरावती में राजधानी बनानी है तो पैसा दीजिए। तो प्रांतीय आकांक्षाएं बढ़ती हैं जब भी गठबंधन सरकार आता है। तो 1990 के बाद में भारतीय राजनीति में ऐसा देखा गया है और ये एनसीईआरटी में बाकायदा दिया भी गया है। तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो आंसर आपके तीनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है तो ध्यान रखिएगा। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय विषय का महत्व है। तो बिल्कुल सही है। पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इस कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया। तो जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सभी जगह बराबर होनी चाहिए पूरे देश में, तो इसीलिए रखा गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ असत्य पूछा गया था, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और हमेशा ध्यान रखिए 5 प्रश्न ऑप्शंस हैं
बहुत अच्छे से आपको देखना होता है। पहला सारा फोकस आपका किस पे होना चाहिए, आपको 3 ऑप्शंस पे होना चाहिए। अगर आपको 3 ऑप्शंस में क्लियरिटी नहीं है तब आप चौथे पाँचवें पे नहीं जा सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस पे आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, सत्य पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, ना पूछ रहा है, तो ये चीज़ है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। कल की क्लास में हमने बताया था कि 1951 1952 में मतलब लंबा समय लगा, पहला चुनाव था, तो 1951-52 में हुआ, तो बात सही है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतों पत्र का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी बात सही है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर है। असत्य पूछा था, सभी स्टेटमेंट सही हैं। 1951 में आम चुनाव आए हैं, 1951-52 में संपन्न हो गए, स्टार्ट हुआ 1951 में, सही है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है, नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, तो यह बात तो सही है राष्ट्र निर्माण में। और ये सभी प्रश्न सभी के लिए हैं, जो प्रश्न 6 से 12 के लिए होंगे केवल हम उसको बता देंगे, तो पीआरटी वाले इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी प्रश्न आपके काम के हैं, जो नहीं होंगे हम आपको स्पेशली बता देंगे। आगे भी और भी प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, तो ये बात सही है, सम्मिलित है ये। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर किसी का क्षेत्रीय आकांक्षा है, किसी राज्य का, किसी प्रांत का क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं कि हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको उस राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये गलत बात है। तो सम्मिलित नहीं है कौन सा, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में सी नहीं सम्मिलित है, बाकी ए और बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं, तो संयुक्त राष्ट्र से आपसे बहुत प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इनके पूछे जाने की संभावना और ज़्यादा प्रबल है, तो ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो चीनी लोक गणराज्य की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई है। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी बोलते हैं शॉर्ट में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले जब प्रोडक्ट्स आते थे भारत में चाइना से बन के, तो वहाँ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी, मेड इन पीआरसी लिखा रहता था, तो आप लोग समझ में नहीं पाते थे कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, सभी से पूछे गए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ठीक है, ये सब सवाल बहुत पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब स्थापित हुआ, 1 अक्टूबर 1949, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिनका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी है, हमने आपको कई बार बताया है, तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थॉमस हॉब्स ने क्या लिखा है, तो हमने आपको बताया था लेविथियन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, बाकी सी महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है, तो प्लेटो हमने आपसे बताया था कि प्लेटो किसने लिखी है, द रिपब्लिक। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है, तो द रिपब्लिक नामक। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है, तो जीन जैक्स रूसो, तो जीन जैक्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है, तो कल हमने प्रस्तावना में पढ़ा था संप्रभु भारत को संप्रभु घोषित किया गया। तो संप्रभु का मतलब क्या है कि राज्य यानी भारत सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है, यानी भारत के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उस पर भारत सरकार का अधिकार है, नियंत्रण है, और जो क्षेत्र है पूरा और उससे रिलेटेड जो कानून वगैरह बना सकते हैं, भारत सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई दूसरी या बाहरी शक्ति भारत सरकार को नियमित या विनियमित नहीं कर सकती है इस संदर्भ में। तो संप्रभु राष्ट्र राज्य की व्यवस्था का मतलब यही होता है, तो आंसर ए है। आर्थिक प्रणाली नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कैसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो हमने पहले भी प्रश्न देखा है, तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। पीछे जब आपने प्रश्न देखा था तो आपसे जो है प्रश्न आपसे मिलता जुलता ही पूछा जाता है, तो कई बार होता सेम टू सेम प्रश्न नहीं आता, लेकिन उससे मिलता जुलता आ जाता, तो उससे आसानी हो जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स 15 सदस्य होते हैं कुल, और गैर अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। हर वर्ष 5 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 10 में से 5 सदस्य हर वर्ष 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य 5 मेंबर से, परमानेंट मेंबर से P5 बोला जाता है। चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA।
तो ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई है। 193 सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान लेटेस्ट सदस्य बना है 2011 में, तो नवीनतम सदस्य 2011 में दक्षिणी सूडान बना है यूनाइटेड नेशंस का, तो ध्यान रखिएगा। फिर अब पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व की बात किया जा रहा है, तो पहला परमाणु संयंत्र जो है ओबोनुस्किन रूस में किया गया था। भारत में आप बताइए कि पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में पाई जाती है, यूएसए में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और यूनाइटेड किंगडम में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। कनाडा में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति शासन जो है मैक्सिको में और यूएसए में है, तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने आपको कई बार बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन बताती है कि संविधान किन किन सिद्धांतों पर आधारित होगा। जैसे समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है कि 3 प्रकार के न्याय देंगे, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुत्व भाईचारे की बात करता है। तो संविधान का परिचय देता है कि संविधान जो है किस पर, किन मूल सिद्धांतों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका है, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताता है, यानी भारत पूरी तरीके से अपने मामलों के लिए संप्रभु है। कोई भी बाहरी शक्ति उसको नियंत्रित, कोई बाहरी देश नियंत्रित नहीं कर सकता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में। लोकतंत्रात्मक है भारत, गणराज्य भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए हैं इसके द्वारा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। और जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेते हुए बनतत्व बढ़ाने के लिए बात की गई है। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था अच्छे से कि 395 आपको मानना है लगभग 470, लेकिन 395 के अंतर्गत ही है। ABCD करके बढ़ा दिए गए जितने संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 21 है तो 21 में 21A जोड़ दिया गया, तो ऐसे ही 39 है तो 39A जोड़ दिया गया, 43 है तो 43A जोड़ दिया गया। तो कुल संविधान में कुल अनुच्छेदों की कुल संख्या आएगा तो आंसर होगा 395। और वर्तमान में है, तो अगर वर्तमान में जब तक नहीं पूछेगा तब तक आपको 470 नहीं लगाना। वर्तमान में जनरली नहीं पूछता है। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? तो दिसंबर 1946 में। पहला विचार विमर्श कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। वही पहली मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो 9 दिसंबर 1946। और जो है इलेक्शंस कब हुए थे, निर्वाचन कब हुए थे भारतीय संविधान सभा के लिए? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में, तो जुलाई 1946 ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि कब निर्वाचन हुए थे। और जो है भारतीय संविधान सभा की बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। फिर जो है भारत पाकिस्तान में बंट गया था, तो संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की अलग संविधान सभा, पाकिस्तान की अलग संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। और हमने आपसे बताया था कल NCERT की क्लास, NCERT जब पढ़ा रहे थे कल वाली क्लास में, तो 284 लोग ही मौजूद थे। तो 284 लोगों ने साइन किए थे 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ें पता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये कब रखा था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, 9 दिसंबर को भी नहीं, 11 दिसंबर को भी नहीं, 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर 1946 को वस्तुनिष्ठ संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आंसर यहाँ पे ई है, क्योंकि कब रखा था ये वस्तुनिष्ठ संकल्प को, उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? तो 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी मीटिंग में। और ये कब जाके पारित हुआ है? कब जाके पारित हुआ? तो कल हमने बात किया था, डिस्कस किया था, आप कमेंट करके बताइए। और इस प्रकार आप देखते हैं कि आप PDF पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत लास्ट समय के रख लीजिएगा। अच्छे से रिवाइज करना तो आप बार बार वीडियोस को देख लीजिए, इससे अच्छा रिवीजन आपका नहीं हो सकता। अगर आपको चीज़ें याद हो गई तो नो डाउट आप आराम से कीजिए, खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं याद हुई तो आप वीडियो को बार बार देखिए, यही एक तरीका है रिवीजन करने का, क्योंकि इतने कम समय में आपको कोई भी इतने सारे क्वेश्चंस करवा ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब पर। किस तारीख को, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की थी? तो यह जो है 10 दिसंबर 1948 को की थी। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। 10 दिसंबर को इसलिए हम क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे।
तो मानव अधिकार दिवस हम इसी याद में मनाते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। तो 10 दिसंबर 1948 ऑप्शन है, तो आंसर है नहीं, तो ई हो जाएगा। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो 10 दिसंबर 1948 को इसको एक्सेप्ट किया गया था, पेरिस में मीटिंग हुआ था। बस इतना ध्यान रखना आपको। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 हमने कल आपको पढ़ाया था, बताया था कि अनुच्छेद 15 जो है किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे और विधियों का समान संरक्षण सभी को मिलेगा, यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 में बताया गया, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है 29 से 30, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार है 32 से 35। ये 32 से 35 नहीं होगा, केवल 32 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो ध्यान रखिएगा 35 नहीं है, हटा दीजिए, तो 35 नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। 6 अधिकार कुल हैं, पहले 7 हुआ करते थे जब भारत संविधान बना था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इधर से हटा दिया गया है, अब वो केवल संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का किया गया है, परमादेश का किया गया है। थोड़ा यहाँ वर्ड में कन्फ्यूजन है, बाकी ए और बी वैसे भी सही है, तो आंसर डी फिर भी है। तो सी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि एग्जैक्टली ये नाम नहीं प्रयोग किया गया है संविधान में, तो इसलिए जो है आपका आंसर यहाँ पे ए और बी ही सही माना जाएगा, तो डी आंसर है, डी आंसर है, ए और बी सही है। तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के जो है रिट्स या उल्लेख का, लेखों का उल्लेख है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, तो संवैधानिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसके संबंध में, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, यानी मौलिक अधिकार तो आपको दे दिएगा, लेकिन मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे की जाएगी? अनुच्छेद 32 के माध्यम से। तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना देता है, यानी अनुच्छेद 32 खुद भी मौलिक अधिकार है और वो क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाया गया है। अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता, आप सोचते हैं अनुच्छेद 32 नहीं होता, आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता, तो कोई प्रावधान ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता भैया कुछ है ही नहीं संविधान में, तो हम क्या कर लें, है ना। लेकिन अनुच्छेद 32 है तो जिंदाबाद है, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ है। इसके महत्व के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान इस अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में कहा था, सराहा था। और यह प्रावधान अनुच्छेद 32 जो है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आंसर होता है उच्चतम न्यायालय। क्यों होता है? अनुच्छेद 32 के तहत। डायरेक्टली आप जा सकते हैं। रिट के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन रिट्स जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, या किसी अन्य अधिकृत न्यायालय, अगर संसद उसको करेगी तो, नहीं तो नहीं तो जनरली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और कोई अन्य भी कोर्ट हो सकता है लेकिन उसको अधिकार दिया जाएगा तब। तो निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। कल हमने देखा था कि जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात आती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे बड़ा औजार हमारे पास एक अधिकार के रूप में। अगर कोई हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करता है तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, यानी पुलिस अगर आपको गलत तरीके से किसी केस में फंसा रही है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप जा सकते हैं। उत्प्रेषण, सर्स्योराय, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, परमादेश, अधिकार परीक्षा। आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है शरीर को सामने प्रस्तुत करना, यानी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको आप लेके आइए सामने, हम कोर्ट, एज ए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हम वैलिडिटी चेक करेंगे कि क्या आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है क्या उसको आपको गिरफ्तार करना उचित है। अगर उचित है तो ठीक है, अगर उचित नहीं है तो हम उसको फ्री कर देंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसके द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को, बंदी करता व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति को बंदी बनाया, यानी पुलिस
अथॉरिटी कि आप उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, जिसमें न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो यानी कानून के साथ में ना हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया जाए। तो क्लियर हो गया आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। और यह रिट जो है मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, महानतम रक्षक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। परमादेश क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है परम आदेश। परम आदेश, परम आदेश कौन दे सकता? कोई बड़ा व्यक्ति, दादाजी टाइप का घर में हम आदेश देते हैं तो दादाजी क्या बोलेंगे? हम आदेश देते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो परमादेश का मतलब क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। और यह क्या कब होता है? तो जब न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश होता है, जिसमें उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, आप पालन कीजिए। जैसे दादाजी घर में बोलते हैं तो वैसे ही हम आदेश देते हैं कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कीजिए, जिसमें आप पूरी तरीके से विफल रहे हैं या आपने मना कर दिया। अब हम आपको आदेश देते हैं, आपको करना ही होगा। तो ये होता है परम आदेश। और ये जो है सार्वजनिक अधिकारी को भी, नगर जो है अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण को भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना, निषेध करना। तो यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए किया जाता है। जब मान लीजिए हाईकोर्ट है, बहुत आगे चली गई, ऐसे फैसले पे, ऐसे चीज़ पे फैसला सुना दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था, तो ऐसे केस में जो है प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है निषेध करना, रोकना। तो उच्च न्यायालय जो है निचली अदालत को, न्यायाधिकरण को इस रिट के मामले से जो है अधिकार मतलब डायरेक्ट करेगी कि आपने जो है अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, अब आप रुक जाइए, और नहीं रुकेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो प्रतिषेध जो है ये होता है, समझ में आ गया होगा। परम आदेश जो है रिट कार्य करने का निर्देश देता है कि आप काम कीजिए, आप विफल रहे हैं। निषेधाज्ञा रिट जो है निष्क्रियता का निर्देश देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निषेधाज्ञा रिट प्रयोग किया गया है इसके द्वारा। तो अभी जब हम ऊपर हमने प्रश्न देखा था तो प्रतिषेध के लिए निषेधाज्ञा, तो निषेधाज्ञा वो भी आप उसको सही मान सकते हैं। तो ये शब्दों का खेल होता है कई बार, शब्द और शब्दों की इंग्लिश भी वहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन दिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ निषेधाज्ञा दिया हुआ है तो इसलिए कन्फ्यूजन हुआ। इंग्लिश भी उसका अजब सा था। तो यहाँ पे वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ प्रश्न। निषेधाज्ञा, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, परमादेश भी है, निषेधाज्ञा है। निषेधाज्ञा को क्या बोला जाता है? प्रतिषेध। तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। आते हैं वापस, अब आते हैं उत्प्रेषण पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उत्प्रेषण पे आते हैं, सर्स्योराई जिसको बोलते हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्स्योराई, सर्टिफाई करना। सर्स्योराई का मतलब होता है सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना या सूचित करना। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत न्यायाधिकरण को उसके पास लंबित किसी मामले को स्थानांतरित करने या किसी मामले में उसके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। सर्टिफाई कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं कि अब आपको ऐसा करना है। और कोई गलती वगैरह हो जाती, कानूनी त्रुटि वगैरह हो जाती है तो उससे रिलेटेड ही रहता है। फिर है अधिकार परीक्षा, महत्वपूर्ण है। तो क्यू वारंटो, इस शब्द का अर्थ होता है किस प्राधिकरण या किस वारंट द्वारा, किस प्राधिकरण या किस वारंट द्वारा, और यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी, मान लीजिए कोई सार्वजनिक पद है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो गलत तरीके से मान लीजिए पैसा वैसा दे के बैठ गया है, जुगाड़ से बैठ गया है, तो ऐसे केस में जो है कौन सा रिट लाया जा सकता है? अधिकार परीक्षा का, कि आप किस अधिकार से बैठे हो। और या किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकता है कि ज़बरदस्ती आप नहीं बैठ सकते हैं। और अन्य रिटों के विपरीत किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस रिट की मांग की जा सकती है। अन्य रिटों में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही डिमांड करता है, लेकिन जो अधिकार परीक्षा है इसमें जो है कोई भी व्यक्ति मांग सकता है कि देखिए वो गलत तरीके से बैठते हैं, उनको हटाइए आप। तो ऐसे होता है। फिर एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। तो जिला कलेक्टर का कार्यालय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और सिविल सर्विसेज की जब बात आएगी कि भारत में जो है सिविल सर्विसेज की स्टार्ट किसने की थी, तो जो है कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज करके, मतलब सिविल सर्विसेज भी आएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने आपको 1793 की जगह 1893, कई बार त्रुटि हो जाती है, आप भी इतने समझदार हैं कि समझते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया था, अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। जिला कलेक्टर का कार्यालय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1784 तक जो है गवर्नर जनरल थे बंगाल के।
पहले वो गवर्नर थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो गवर्नर जनरल हो गए। तो 1772 से 74 रहे, फिर 74 से 84 रहे। फिर आगे बढ़ते हैं। उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। तो ऐसा बात जो है जीन बोर्डिन की पुस्तक है द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक की है। उसके अलावा सभी को ध्यान रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का बहुत महत्वपूर्ण है। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस बहुत महत्वपूर्ण है। जीन बोर्डिन ने द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक में जो है क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हालांकि साइन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने साइन किया था और मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। हमने डिटेल में आपसे बात किया है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है किसी एक धर्म विशेष का बात करना, यानी धर्म विशेष का जो व्यक्ति होगा, धर्म विशेष के जो लोग होंगे वो केवल अपने धर्म के लोगों का चुनाव करेंगे। यानी मुस्लिमों के लिए लाया गया था, तो मुस्लिमों के लिए लाने का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब कि मुस्लिम समुदाय केवल मुस्लिम नेताओं को चुनेंगे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिमों का चुनाव कौन करेगा? केवल मुस्लिम। तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और इसकी शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। और मिंटो को जो है, लॉर्ड मिंटो को, जो उस समय वायसराय था, तो लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो सांप्रदायिकता यानी जो धर्मों के बीच में जो टेंशन चलते रहते हैं, तो सांप्रदायिकता। तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, तो ये भी बात सही है। उसी के अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने किसका प्रयोग किया था? तो सर सैयद अहमद खान का प्रयोग किया था कांग्रेस के विरुद्ध। उसके बाद फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनवाकर कांड करवाया। मुस्लिम लीग आगे चल के पाकिस्तान ले गई पूरा। उसके बाद फिर जो है समय समय पर ये करते रहे, तो ये चीज़ है आपको। तो सांप्रदायिकता के लिए जो है उत्तरदायी है। विभाजनकारी नीति, ये भी सही था। फिर तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि एक धर्म विशेष को या एक समुदाय विशेष के बारे में बात करना, सोचना, तुष्टीकरण करना, उनको अपीस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बातें करना, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो सांप्रदायिकता के लिए सभी उत्तरदायी हैं, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड का निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की थी? तो काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए की गई थी। और ये प्रथम पिछड़ा आयोग है भारत का, प्रथम पिछड़ा आयोग। कई बार आपसे पूछा गया कि प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है यहाँ पे मानदंड, पहचान वगैरह की बात निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप कमेंट करके बताइए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति कब की गई है और मंडल आयोग को कब नियुक्त किया गया था, बनाया गया था, सब हमने आपसे बताया है। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा आयोग, वर्ग आयोग। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बोला जाता है मंडल आयोग को। आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो देख चुके हैं हम पहले भी, एडम स्मिथ है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, तो सेकंड डिस्कोर्स ये रूसो की पुस्तक का, ध्यान रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसकी है? तो स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू की है, महत्वपूर्ण है। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो भारत एक प्रजातंत्र है, भारत में गणराज्य भी है। और प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित का मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित है भारत में, अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुना जाता है। जनता चुन के भेजती है सांसदों को, सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को, सांसद और विधायक चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को हम शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था अपनी पुस्तक में? तो बताइए आप जरा, हमने अभी बात भी किया उनकी पुस्तक के बारे में आज की क्लास में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था, एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो सभी सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
अभी देखिए ऊपर एक प्रश्न आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, वहाँ पूछा गया था कब किया गया था, वो नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ आपको आंसर भी दिया है कि 1993 में स्थापित हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का बहुत फ़ायदा है, तो ध्यान रखिएगा। सांविधिक निकाय है, यानी कानून के द्वारा बनाया गया निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ। बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय का मतलब होता है एक से अधिक सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा था? तुमने बहुत बार बताया, हृदय और आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 4 फरवरी 1948 को। तो विकल्प में नहीं दिया गया, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो हमने कई बार आपको बताया कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। 21 वर्ष ग्राम पंचायत का है, कन्फ्यूज हुए होंगे आप फिर से। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, तो ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है कम से कम। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष है। 25 वर्ष है लोकसभा विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा के लिए। 35 वर्ष किसके लिए? तो 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो हमने आपको बताया था कि राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं, सदस्यों का 6 साल होता है। हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 लोग जाते हैं, नए आते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? 106 नंबर का संविधान संशोधन। ये हमने आपको क्विज में भी प्रश्न दिया था, तो देखिए पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। और विधेयक की जब बात आएगी तो शायद 128 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संवैधानिक संशोधन विधेयक है। विधेयक का मतलब होता है जब संसद में किस नंबर पे मतलब संसद में देखिए कई कानून, मतलब कई विधेयक लाए जाते हैं। विधेयक मतलब जब कानून नहीं बनता है, जब विधेयक लाए जाते हैं तो कई विधेयक लैप्स हो जाते हैं, जब कई बार पारित नहीं भी होते हैं। तो 128 कुल लाए गए हैं, जिसमें से 106 पारित हुए हैं, और 106 नंबर जो 128 नंबर का जो है संविधान संशोधन विधेयक था वो बन के 106 नंबर का कानून बना है। तो सभी तो नहीं कानून बन जाएंगे, कई कारणों से। कई बार सरकार लाती है, सहयोग नहीं मिलता है, कई बार सरकार गलत पर्पस से लेके आती तो सहयोग नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें, कई बार लोकसभा भंग हो जाती है तो सहयोग नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो। 128 नंबर का ये संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। लेकिन जब कानून की बात आएगी, एक्ट कौन सा है? तो 106 नंबर का संविधान संशोधन कानून कौन सा है? अधिनियम कौन सा है? तो 106 नंबर का है। बहुत लोग 128 इसीलिए लगाए होंगे, लेकिन तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को, और यहाँ पे अधिनियम पूछा गया है, क्या पूछा गया? अधिनियम, एक्ट पूछा गया है, तो इसलिए आपका आंसर 106 हो जाएगा। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका NCERT से सवाल लिया गया है, हमने बताया भी था आपको। तो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र 1993 में लागू किया गया था, तो आंसर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन है कोई नहीं। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तो संघ को शक्तिशाली अधिक बनाया गया, आपको पता अच्छे से। भारत की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, संघ को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। आप केंद्र सूची समझ सकते हैं, तगड़े विषय उसमें रखे गए हैं। समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार की मनमानी होती है, अगर कोई विरोधाभास होगा तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। तो राज्य सरकार को कमज़ोर किया गया है। संघ अधिक शक्तिशाली क्यों? क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियाँ, सही बात है। महत्वपूर्ण शक्तियाँ, तो केंद्रीय विषय महत्वपूर्ण शक्तियाँ, इसके पास अवशेष शक्तियाँ, तो अवशेष शक्तियाँ भी, यानी अवशेष शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जिनका समवर्ती सूची में, राज्य सूची में और केंद्र सूची में प्रावधान नहीं होता, उनके बारे में नहीं होता, ऐसी सूचियों को अवशेष शक्तियाँ बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। तो रेसिडुअल पावर्स या अवशेष शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है भारत में? केंद्र सरकार के पास में। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? तो आपका आंसर होगा वायसराय या गवर्नर जनरल। तो वायसराय या गवर्नर जनरल के हाथ में थी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार भारत में तो रहती नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में वायसराय ही काम करते थे। तो वायसराय के हाथों में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी 1935 के अधिनियम से। लेकिन चूंकि भारत में सरकार की स्थापना हुई, भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को दे दी गई। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1980। तो ये चीज़ें क्लियर है। और इसके अलावा जो है हमने आपसे बात किया था
एनसीईआरटी में गलत दिया गया है, तो एनसीईआरटी में जो है आरजेडी के बारे में गलत दिया गया है। आरजेडी की स्थापना कब हुई है, तो आरजेडी की अपना स्थापना 1997 में हुई है, सही कर लीजिएगा। इसके अलावा जेडीयू की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड के बारे में ध्यान रखिएगा। और जनता दल यूनाइटेड की बात करें अगर आपसे इस बार पूछ सकता है तो जेडीयू का 2003 में, तो ध्यान रखिएगा जेडीयू 2003 में, आरजेडी 1997 में। क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। एनसीईआरटी में गलत दिया गया था तो हमने इसको सही भी कराया था बाद में कमेंट करके। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न देखिए, सर्वाधिक आपसे पूछा, आपसे सब नहीं पूछ लिया, सर्वाधिक पूछा तो प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। अगर आप सर्वाधिक वर्ड नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे भाषा भी है, धर्म भी है, जाति भी है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, भाषा, धर्म, जाति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाति है। तो जाति पे आ जाता है सब कुछ, कितना भी समझाते हैं लोगों को, लेकिन अंत में जाति, अरे भाई हमारे जाति का व्यक्ति खड़ा है तो हम इसको ही वोट दे देते हैं। तो ये बात है। तो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जाति है। भारतीय संसद में कौन शामिल होता है, तो बहुत अच्छे से पता आपको अब, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बगैर राष्ट्रपति के मंजूरी के कानून नहीं बन सकता। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक, तो इसलिए जो है भारतीय संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त होगा तब तक रहेगा। जनरली 5 साल तक टर्म होता है। लोकसभा का टर्म 5 साल होता है, लोकसभा का 5 साल तक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में होगा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो है कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो अनुच्छेद 324 बताता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया, तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005 में पारित किया गया संसद द्वारा। तो आरटीआई 2005 भी बोला जाता है। कमेंट करके बताइए इसको लागू कब किया गया है, पूछा जा सकता है। तो ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पंचायत समिति के प्रति नहीं होती है, जिला परिषद नहीं होती, खंड विकास अधिकारी नहीं होती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आंसर है निम्नलिखित में से कोई नहीं। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है, तो केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे भी महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जा सकता है। सरकारी आयोग ने जो है इंटर स्टेट काउंसिल की बात की थी, तो इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, सरकारी आयोग ने ही अनुशंसा की थी। और सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। एम पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, संघीय व्यवस्था में बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, ये किसके द्वारा बताया गया है, तो आप कहेंगे संविधान के द्वारा, जो लिखा गया संविधान में लिखा गया बाकायदा कि ये अधिकार है राज्यों को, ये अधिकार है केंद्र को, ऐसे ऐसे शक्तियों का बंटवारा है। कठोर संविधान है, संघीय व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है भारतीय संविधान को, आप कहेंगे नहीं, कठोर संविधान है, परिवर्तित करने के लिए राज्यों की भी सहमति की आवश्यकता होगी, तो इतना आसान तो नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, संसद से भी ज़्यादा मजबूत है, संसद से भी ज़्यादा मजबूत है संविधान, तो संसद से ज़्यादा मजबूत है संविधान, तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संसदीय व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता है। और उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यह आंसर सही हो जाएगा, तो क्लियर है। संसदीय सर्वोच्चता कहाँ की विशेषता है, यानी संसद कहाँ की सर्वोच्च है, तो संसदीय सर्वोच्चता इंग्लैंड की, संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पे, ब्रिटेन में। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संसद से भी महत्वपूर्ण है संविधान। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। उप मंत्री भी कोई होते हैं, बाकी एक से अधिक आंसर है, तो मंत्रिपरिषद में लगभग सभी कई प्रकार के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, राज्य प्रभार, तो इस टाइप के। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, एक से अधिक, आपका यहाँ पे आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है, तो हमने कल आपको बताया था कि पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय सम्मिलित है। 18 विषय किस में है, तो 18 विषय 12वीं अनुसूची में है, जो स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, तो नगर पालिका में 18 है, लेकिन पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है दोबारा। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो जो विधायिका का
सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जब चुनाव होता है तो उसे हम बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। और आम चुनाव क्या होता है, जो 2024 में हुआ है, तो जो नियमित अंतराल पे चुनाव होता है, 2019 में पिछला हुआ था, तो जो नियमित अंतराल पे चुनाव होता है उसको हम आम चुनाव बोलते हैं। और उपचुनाव किसको बोलते हैं, तो बाई इलेक्शंस। जैसे राहुल गांधी जी 2 जगह से खड़े हुए थे, वायनाड से जीते और रायबरेली से जीते, तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। जब वायनाड की सीट छोड़ दी तो वहाँ पे उपचुनाव होंगे, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई हैं, अगर जीत जाएंगी तो वो बन जाएंगी, नहीं जीतेंगी तो कोई और बन जाएगा, तो बाई इलेक्शंस, तो उपचुनाव ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर है क्योंकि ये हो चुका है प्रश्न, तो अधिक उत्तरदायी होती है, निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। तो थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, तो तीनों ही सही हैं यहाँ पे, आसान है प्रश्न आपके लिए। प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, तो बिल्कुल सही है भी। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। 1990 में लागू किया गया, रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की है। आप कमेंट करके बताइए कि कब इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, इस आयोग को बनाया कब गया था, किस वर्ष। 1980 में तो प्रस्तुत कर दी रिपोर्ट इन्होंने, कब बनाया कब गया था। मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, बीपी मंडल अध्यक्ष थे इसके। तो कौन सा कथन असत्य है, तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई, तो हमने बहुत बार बताया आपको, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। क्लियर है। इसके अलावा आप जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखिएगा, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम से दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग तो स्वायत्त निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही बात है, संविधान ने बनाया। संवैधानिक निकाय है, संविधान में बात किया गया है, अनुच्छेद 324 से 29 तक पूरा निर्वाचन आयोग के बारे में, तो संवैधानिक निकाय भी है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप देख पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, तो मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मौलिक रूप से। मौलिक रूप से मतलब होता है मूल रूप से, मूल रूप से मतलब होता है जब भारतीय संविधान बना था। भारतीय संविधान कब बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 1949 में अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, तो कुल 7 अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे मूल रूप से, ओरिजिनली जब बना था संविधान तब की बात कर रहा। तो ये वर्ड आपको फंसा सकता है। तो फिर जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसके बाद फिर बचे 6, तो आंसर हो जाएगा 7 यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मौलिक रूप से पूछा, मूल रूप से पूछा है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का कार्य क्या होना है, तो राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, तो जनमत जुटाना, सही बात है, नीति विकल्प प्रदान करना, अगर सत्ता पक्ष काम नहीं कर पा रही तो उसके सामने जनता के समक्ष नीति विकल्प प्रदान करते कि आप हमारा चुनाव कीजिए, हम इससे अच्छा काम करेंगे। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, तो राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, ये सब राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। तो इलेक्शंस के माध्यम से कब्जा करना होता है, ऐसे नहीं कब्जा करना होता है। तो यहाँ पे आंसर सभी सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म क्या है बताइए आप, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, तो आप कहेंगे कोई नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। सभी धर्म भारत में राज्य की दृष्टि में बराबर हैं, तो इसलिए भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत में पंथ निरपेक्षता को फॉलो किया जाता है, जिसको धर्म निरपेक्षता भी बोला जाता है। सभी पंथ, सभी समुदाय, सभी धर्म बराबर हैं सरकार की दृष्टि से, और इसलिए भारत को जो सेकुलर स्टेट बोला गया, पंथ निरपेक्ष बोला गया है प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो बिल्कुल है, अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी है, देश के किसी भाग में निवास करने की भी स्वतंत्रता है, कहीं भी जाके आप रह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जाइए अब। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही हैं। तो पूछा था स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो ये नहीं वर्ड आपको फंसा सकता था, तो यही ध्यान रखना है। तो तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव के पूर्व दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। तो जो है किस चुनाव के पूर्व, तो 1971 का जो चुनाव था उससे पूर्व दिया गया था।
तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी ने। बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया बार बार परीक्षा में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने बात किया था इसके बारे में, भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे एडहॉक जज, तो एडहॉक जज के केस में थोड़ा अलग प्रक्रिया है, डिस्कस किया था हमने पीछे भी। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया है? तो आधुनिक समय में बात करें तो सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा विकास पार्टी जो है राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संख्या 40 से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश 80 है, आपको पता है, लोकसभा में 80 सीटें। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सब 40 से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार में आपको पता है कितना है? कमेंट करके बताइए। 40 से कम है, कमेंट करके बताइए बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की भी। आगे बढ़ते हैं। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? देखिए एनसीईआरटी पॉलिटी हमने आपको पढ़ाया, वहीं से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, जिम्बाब्वे। तो 1980 में जिम्बाब्वे ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एग्जैक्टली यही लाइन था, हमने आपको पढ़ाया भी है, याद होगा आपको। फिर अब प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, कौन सा वैध तर्क नहीं है? तर्क नहीं का मतलब कौन सा सही नहीं है, कौन सा तर्क नहीं फिट बैठ रहा है? तो यह अस्थिरता की ओर ले जाता है। तो प्रजातंत्र क्या अस्थिरता की ओर ले जाता है? अनस्टेबल कर देता है? ऐसा बात नहीं है। भारत में कब से प्रजातंत्र है? भारत तो कभी अनस्टेबल नहीं हुआ, अस्थिरता तो कभी नहीं आई है, तो ये तर्क वैध तर्क नहीं है। या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है? तो प्रजातंत्र के विरुद्ध जो है ये भ्रष्टाचार की ओर ही ले जाएगा हमेशा, तो ये भी तर्क सही नहीं है, इसमें देरी होती है, तो ये भी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा तर्क नहीं है, तो ये सभी तर्क हैं। अस्थिरता की ओर थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा फिर से, और जो अभी एक्सप्लेनेशन बनाया है उसको आप मतलब छोड़ दीजिए, फिर से समझिए। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, ये पूछा गया है, यानी कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो कौन सा तर्क नहीं है? तो अस्थिरता की ओर ले जाता, तो ये बात सही है। एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि जो है प्रजातंत्र के विरुद्ध क्या बात है कि अस्थिरता की ओर ले जाता है, वैध तर्क दिए गए। जब प्रजातंत्र की जब आलोचना की जाती है तो बताया जाता है कि अस्थिरता लाता है। जब गठबंधन सरकार आती है तब उस संदर्भ में समझिए, जब गठबंधन सरकार आती है तो अस्थिरता आती है। भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी वैध तर्क है। इसमें देरी होती है, कानून बनाने में बहुत देरी हो जाती है, कानून पास ही नहीं हो पाता है, सांसद आपस में बहस करते रहते हैं, कई बार उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, वैध तर्क हैं। तो पूछा कौन सा वैध तर्क नहीं, तो सभी वैध तर्क हैं। तो प्रश्न ही बहुत कठिन था, नहीं भी लगा हुआ है, तो इस वजह से और कठिन हो गया। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों को समझना रहता है। तो यह अस्थिरता क्यों ले जाता है, ये भी वैध तर्क है। भ्रष्टाचार क्यों ले जाता है, ये भी वैध तर्क है। इसमें देरी होती है, ये भी वैध तर्क है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपके समाप्त हुए। आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। कल और आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, समझिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। और अभी आप जो है एक दिन में आपको मैक्सिमम 2 क्लासेस दी जाती हैं, तो आप उस चीज़ को देखिए। और बाकी बच्चे जो आपके पास 7-8 घंटे कम से कम बचते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे 7-8 घंटे बचते हैं, आप एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, जो आपको नोट्स दिए गए आप उनको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो आपके अदर सेगमेंट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ऐसा नहीं कि जीएसई पढ़ रहे हैं, मैथ वगैरह छोड़ दिए, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ किसी के भरोसे, जैसे हम हैं तो हमारे ऊपर ही भरोसे मत रहिए, कुछ आपको अपने से भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि एक व्यक्ति आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता है, असंभव है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। बाकी हम अपनी क्षमता अनुसार आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अब आपका जो है पॉलिटी की क्लासेस जो है हो गई हैं, महत्वपूर्ण क्लासेस हो गई हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब अन्य विषय की क्लासेस हम लाने का सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अब हम आगे आपके लिए कौन सी क्लास लेके आए मैराथन की। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शॉर्ट सेक्शन जरूर देखिएगा, अब वो शॉर्ट सेक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं और भी आएंगे महत्वपूर्ण चीज़ें।